हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको एबीजी एनालिसिस के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, एबीजी एनालिसिस एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसको स्टूडेंट बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हैं और डरते हैं इस टॉपिक से। पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इतना हार्ड है, वो इसको अवॉइड करते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसके नोट्स के साथ में इसको पढ़ेंगे। आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एमएसएन का एबीजी एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, एबीजी एनालिसिस आर्टियल ब्लड गैस का जो कलर होता है वो हमारा ब्राइट रेड कलर होता है। वेनस ब्लड की जो सप्लाई होती है स्लाइटली डार्क कलर की होती है। आर्टियल ब्लड को कैसे पहचानेंगे? जब हम आरटी से सैंपल लेते हैं तो हमें सैंपल लेते समय फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो विदाउट फोर्स ही बाहर आ जाता है। वेनस ब्लड जो है हमें उसमें कुछ फोर्स को पुट करना पड़ता है, तब जाके ब्लड हम ले पाते हैं। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। व्हेन डू एबीजी नीड, हमें क्या चाहिए जब हम एबीजी करते हैं? तो हम जब एबीजी करते हैं तो हमें एक ब्लू कलर का 23 गोज की निडल चाहिए, 2 ml की हेपेरानाइज्ड सिरिंज चाहिए जिसकी वजह से क्लॉट ना हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कितने गोज की निडल चाहिए और हेपेरानाइज्ड निडल होनी चाहिए 2 ml की। अब हेपेरानाइज्ड सिरिंज वैसे तो नहीं आती है, लेकिन आपको याद रखना है अगर नहीं अवेलेबल हो तो आपको फ्लश करना है हेपेरिन से उसको। और ग्लव्स चाहिए हमें एबीजी करने के लिए, और गोज चाहिए, लोकल एनेस्थेसिया चाहिए। अगर अपन साइट की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो रेडियल आर्टरी होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि प्रेफर्ड आर्टरी एबीजी एनालिसिस के लिए वो हमारी रेडियल आर्टरी होती है। रेडियल आर्टरी को अपन 45 डिग्री के इंसर्शन एंगल के ऊपर डालते हैं। ब्रेकियल आर्टरी पे भी ले सकते हैं, 60 to 90 डिग्री के इंसर्शन पे डालेंगे। और टेम्पोरल आर्टरी है, 90 डिग्री के इंसर्शन पे डालेंगे। डोर्सालिस पेडिस आर्टरी है और ओस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। ये सब कॉमन साइट है सिलेक्शन करने के लिए एबीजी एनालिसिस का। लेकिन इसमें से जो मोस्ट कॉमन आर्टरी प्रेफर्ड की जाती है वो रेडियल आर्टरी है। इसके लिए अपन देखते हैं प्रिकॉशन बिफोर इनटेक सैंपल को इनटेक करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इसमें क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अपन इसको आराम से ले सकते हैं। फिर भी हमें सावधानियां रखनी है, और सावधानियों में हमने क्या याद रखना है? व्हेन पेशेंट हैव पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, कोई पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है तो नहीं लेंगे, ड्रग एडिक्ट है तो नहीं लेंगे, या चिल्ड्रंस है तो उसमें नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर डू एबीजी डू एलन टेस्ट। एक एलन टेस्ट होता है, मॉडिफाइड एलन टेस्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एबीजी का एनालिसिस करने से पहले हमें क्या चेक करना है। हमें अपनी अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करना है, इसीलिए अपन उसमें एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एलन टेस्ट या मॉडिफाइड एलन टेस्ट। एडवांटेज क्या है इस टेस्ट की, क्यों करते हैं? पामर इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम चेक करते हैं कि हमारी जो अल्नर नर्व है उसकी पेटेंसी सही है या नहीं है, और कोलेटरल वर्किंग फाइन, जो आर्टरीज़ का नेटवर्क है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और चेक द पेटेंसी ऑफ द आर्टरी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं प्रोसीजर, हम इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट की जिसकी अपने को एबीजी एनालिसिस करनी है उसका एक्सटेंड कर लेंगे, उसकी रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा, लोकेट द रेडियल आर्टरी को लोकेट करेंगे। परफॉर्म द मॉडिफाइड एलन टेस्ट, फिर मॉडिफाइड एलन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद सैंपल लेंगे। प्रेस फ्रीमली ओवर द पंचर साइट्स को कम से कम 5 मिनट तक दबाना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्टरी से ब्लड आएगा वो प्रेशर से आता है। अगर आपने उसको नहीं दबाया तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, इसलिए कम से कम उसको 5 मिनट के लिए कंप्रेस करके रखना है। उसके बाद डिस्कार्ड कर दें निडल को। सेंड द सैंपल इमीडिएटली विद पैक्ड इन आइस, और आइस में पैक करके सैंपल को भेज देंगे।
नॉर्मल वैल्यू है कुछ, हमें नॉर्मल वैल्यू इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि जब हम एबीजी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो बार बार हमसे ये वैल्यू पूछी जाएंगी, इनकी एबनॉर्मल वैल्यू दी जाएंगी, तो उनको अच्छे से याद रखने के लिए अपने को ये वैल्यू बार बार रिपीट करनी है, अच्छे से इनको समझना है। और आपको बता दूं कि ये चारों ही अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसीलिए इनको अच्छे से याद करना है। जैसे पीएच है, पीएच कितनी होती है, पीएच है नॉर्मल ब्लड की, वो होती है 7.35 से 7.45। PaCO2 का लेवल होता है 35 से 45। अब यहाँ पे आप 35 से 45 को याद करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 35 है ये अपने को यहाँ ले लिया आपने, ये जो 45 है ये अपन इसमें लिख सकते हैं, तो इससे हमारा 35 से 45 याद रहेगा हमें। जो SCO3 होता है उसका जो वैल्यू होता है 22 से 26 होता है, और PaO2 जो होती है वो होती है 80 से 100 mmHg। ये अपने को अच्छे से याद रखने हैं डाटा। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं रूल, कुछ रूल है इस डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले हम कुछ रूल बताएंगे आपको, उस रूल से आपको इजीली अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरीके से हमें याद रखना है। जैसे रूल फर्स्ट, इफ़ पीएच एंड PaCO2 मूव सेम डायरेक्शन, जब पीएच और CO2 एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो आपको याद रखना है मेटाबॉलिक। आपको यहाँ सेम से M से मेटाबॉलिक लेना है, तो क्या होगा उससे मेटाबॉलिक का डिसऑर्डर होगा। इसी तरह रूल 2 क्या है, इफ़ पीएच एंड CO2 मूव अपोजिट साइड, अगर पीएच और CO2 अपोजिट साइड में मूव करती है तो हमें याद रखना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा वो। R फॉर रिवर्स याद रखना है, R फॉर रेस्पिरेटरी याद रखना है। तो चलिए अपन 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें देखिए पीएच कितनी है 7.3, तो पीएच कम की तरफ है। PaCO2 कितना है, ये भी 30 है, ये भी कम की तरफ है। तो मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, जब पीएच सेम होगी, पीएच और CO2 का लेवल दोनों का एक ही डायरेक्शन में होगा, तो किस चीज़ का डिसऑर्डर होगा, वो मेटाबॉलिक का डिसऑर्डर होगा। यहाँ पे जब पीएच कम हो रही है तो एसिड बढ़ेगा, इसलिए एसिडोसिस हो गया। यहाँ पे SCO3 14 है और PaO2 यहाँ पे नॉर्मल है, तो यहाँ पे इसका जो डिसऑर्डर का नाम होगा वो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे दूसरा डिसऑर्डर देखते हैं, देखो पीएच इसमें 7.6 है, तो क्या हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है, PaCO2 कितना है 20 है, ये कम हो रहा है, तो ये रिवर्स हो गया। SCO3 इसमें 20 है, तो मैंने अभी आपको बताया था R फॉर रिवर्स, R फॉर रेस्पिरेटरी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है, तो पीएच एल्कलाइन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो डिसऑर्डर होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए पीएच कितना है 7.2, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। PaCO2 जो है वो देखिए आप, क्या हो रहा है, PaCO2 ये बढ़ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था जब रिवर्स होता है तो क्या होगा, R फॉर रिवर्स, R फॉर रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट 30 है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पीएच कम है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर तो होगा रेस्पिरेटरी और साथ में एसिडोसिस, क्योंकि पीएच डिक्रीज हो रही है। इसी तरह तीसरा देखेंगे, पीएच बढ़ रहा है, इसमें देखिए 7.6 है, पीएच रेज हो रहा है, यहाँ पे PaCO2 का वैल्यू भी बढ़ रहा है 52, तो दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बाइकार्बोनेट 44 है, तो यहाँ पे भी सेम है, तो सेम में मैंने आपको बताया था M से याद रखना है आपको, मेटाबॉलिक है और एल्कलोसिस है क्योंकि पीएच बढ़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर दोबारा से वो वैल्यू दिखा देता हूँ जो आपको एबीजी एनालिसिस में अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पूरा एबीजी एनालिसिस इन वैल्यू पे बेस है। अगर आपने इन वैल्यू को अच्छे से याद कर लिया तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। किसी को कोई क्वेरी होती है तो हमें बताइए।